समझौता। रात के घुप अंधेरे में पूरा जंगल सन्नाटे की चादर ओढ़े था और उसी गहरे घने पेड़ों के जंगल में सन्नाटे के बीच बॉबी लगातार फावड़े से खुदाई कर रहा था। कुछ देर के लिए रुकता और घबराई नजरों से पास रखे खून से लथपथ शरीर को देखता और फिर से खुदाई में लग जाता। उसके चेहरे से डर और घबराहट साफ साफ झलक रही थी। गड्ढा पूरा खोद बॉबी ने जैसे ही शरीर को हाथ लगाया वो एकाएक छटपटाने लगा। बॉबी डरकर झटके से पीछे गिरा। वो अब भी जिंदा था। दरअसल मिडिल क्लास लड़का बॉबी शहर में बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे ऐसा लपेटा कि वो खुद ही नहीं जान पाया कि कब वो इतना अय्याश बन गया। जब अय्याशी के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अपने सपनों से भटककर अब उसका उठना बैठना क्रिमिनल्स के साथ होने लगा। शुरुआत में उसका हाथ सिर्फ छोटे मोटे अपराधों में होता, लेकिन जैसे जैसे पैसों की भूख बढ़ती गई बॉबी चोरी से उठकर किडनैपिंग और फिरौती करने लगा। लेकिन उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। लेकिन एक दिन जब उसे एक 5 स्टार होटल मालिक गौतम को किडनैप करने का काम मिला तो उसकी ये कसम भी टूट गई। उसने होटल मालिक गौतम को किडनैप कर लिया, लेकिन उसी वक्त हुई हाथापाई में गलती से गोली चल गई और होटल मालिक गश खाकर गिर पड़ा। वो छटपटाने लगा। बॉबी घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी गौतम ने उसे पैर से पकड़ लिया। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मेरी जान बचा लो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। बॉबी उसे बचाना चाहता था, लेकिन ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर होटल मालिक जिंदा बचा तो उसकी खैर नहीं। बॉबी की सांसें फूलने लगी। उसने जल्दबाजी में होटल मालिक के शरीर को एक सफेद कपड़े से लपेट गाड़ी में रख दिया और जंगल में दफन करने के विचार से पहुंचा। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। पसीने से तरबतर बॉबी पूरा गड्ढा खोद चुका था और चारों तरफ पसरे सन्नाटे में अचानक से कभी कभी छटपटाता। शरीर किसी की भी जान हलक तक लाने के लिए काफी था। उसमें अब भी जान बाकी थी। बॉबी का मन बार बार कह रहा था कि अब भी उसकी जान बच सकती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद को बचाने की चाह और इसी द्वंद के बीच उसने आंखें बंद कर शरीर को गड्ढे में धकेल दिया और मिट्टी डालकर चीख चीख कर रोने लगा कि तभी उसे दूर से किसी के आने का अंदेशा हुआ। लेकिन रात के घने अंधेरे में साफ साफ देख पाना संभव नहीं था। बॉबी ने पास रखी टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगा। कौन है? लेकिन कोई नहीं दिखा कि तभी अचानक उसके सामने किसी अघोरी सा दिखने वाला व्यक्ति सामने आ गया। उसके पूरे शरीर पर सफेद भस्म थी और उसके सिर पर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गड़ी हुई थी जिससे लगातार खून बह रहा था। उसका ऐसा भयावह रूप देखकर बॉबी चीख पड़ा कि तभी अघोरी गौतम की दफनाई लाश की तरफ देखकर बोला, डरो मत, मेरा स्वार्थ मुर्दों से है, जिंदा इंसान से नहीं। और वो हंसने लगा। उसकी शैतानी मुस्कुराहट से बॉबी सहम गया और भागने लगा। बॉबी अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन अघोरी की शैतानी हंसी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जितना दूर भागने की कोशिश करता, आवाज उतनी ही नजदीक से आती और बॉबी के भागते कदम तब रुके जब उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह आ पहुंचा है जहां से उसने भागना शुरू किया था। बार बार ऐसा होने पर बॉबी घबरा गया और उस अघोरी के पैरों से लपेटकर जान की भीख मांगने लगा। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, ये गलती से हो गया। भगवान से किस माफी की उम्मीद रखता है? भगवान किसी को माफ नहीं करता। उसमें इतना बड़ा दिल कहाँ
अगर अपराध की माफी चाहता है तो शैतान की शरण में चल, समझौता कर उनसे, शैतान को खुश कर। अगर शैतान को समझौता कर लिया तो सारी दुनिया कदमों में होगी। उसकी शक्तियों के आगे तेरे भगवान की माया भी धूल चाटती है। समझौता? कैसा समझौता? ये दुनिया एक संतुलन में चलती है, किसी व्यापार धंधे के जैसे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके बदले की कीमत चुकानी होगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस 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 मुझे बचा लीजिए। हाँ। तो चल। बॉबी अघोरी के पीछे पीछे गया और एक गुफा तक पहुंच गया। गुफा में एक शैतान की मूर्ति लगी थी और उसके सामने ही कंकालों का ढेर लगा था, जिसमें तकरीबन 15 से 20 इंसानी कंकाल भी थे, जिसकी बदबू से बॉबी का दम घुटने लगा। उसने हाथ से मुंह ढकते हुए पूछा, बाबा, ये सब क्या है? ये शैतान की भेंट है। और उसके बाद अघोरी मूर्ति के सामने बने कुंड के पास बैठ गया। अघोरी के हाथ घुमाते ही कुंड में खुद ब खुद आग प्रज्वलित हो गई। बॉबी को कुंड के पास बैठाकर पूछा, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो जीवन की आखिरी भूल होगी। मैंने सोच लिया है, मैं सब करने को तैयार हूँ। अघोरी ने बॉबी को शर्त बताकर गौतम की दफनाई लाश का गोश्त लाने को कहा। बॉबी शैतान से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने गौतम की लाश को खोद कर निकाला और उसके गोश्त के साथ साथ उसका सिर भी काट लिया और शैतान को भेंट कर दिया। ये देख अघोरी प्रभावित हुआ और बॉबी से कुछ मांगने को कहा। बॉबी ने गौतम के कटे सिर की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी होटल का मालिक बनना चाहता हूँ और अपराध की अंडरवर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और फिर समझौते की अगली ही सुबह गौतम के घर में सिलेंडर फट गया और पूरा परिवार एक बार में जलकर मर गया। और फिर बॉबी ने होटल पर कब्जा कर लिया। शैतान के समझौते के बाद बॉबी बेलगाम घोड़े सा हो गया। एक ही दिन में लाखों की ड्रग्स की तस्करी करने लगा और बेशुमार पैसा कमाने लगा। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार देता। एक रात बॉबी तस्करी के लिए जा रहा था, तभी चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसकी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की तलाशी के लिए कहा। पहले बॉबी ने समझाने की कोशिश की कि गाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो बॉबी ने गाड़ी की डिक्की खोल दी। डिक्की में ड्रग्स का ढेर देख हवलदार की आंखें फटी रह गई। हवलदार बाकी पुलिस वालों को इत्तला करने के लिए मुड़ा तो बॉबी ठीक उसके पीछे खड़ा था और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। उसके सींग निकल आए और चेहरा लाल हो गया। उसका भयावह रूप देख हवलदार चीख पाता उससे पहले ही बॉबी ने उसे जानवर की तरह नोच डाला और वहां से निकल गया। इसी तरह एक एक करके उसने अपने खिलाफ के सभी लोगों को मार डाला। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग बनने के बाद बॉबी अय्याशी में इतना डूब गया कि उसने शैतान की भेंट चढ़ाना ही बंद कर दिया। उसके धीरे धीरे शैतान बॉबी पर हावी होने लगा और शैतान बॉबी के जरिए इंसानों को मारने लगा। और सारी हदें तो तब पार हुई जब इंसानी गोश्त के तलब में उसने अपनी ही माँ को मार दिया और उसके बाद अपने पिता और परिवार को खत्म कर दिया। ये सब होता देख बॉबी ने आपा खो दिया। उसने अपने काम से दूरी बना ली। सारा दिन खुद को कमरे में कैद करके रखता, लेकिन फिर भी शैतान ने उसको नहीं बख्शा। वो घबरा गया और उसी अघोरी के पास गया। जाते ही बॉबी उसके पैरों में पड़ गया। बाबा, मुझे इस शैतान से मुक्ति चाहिए। मुझे आजादी चाहिए। इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें सारी शर्तें माननी होगी। गलती हो गई, लेकिन अब मुझे इससे दूर जाना है। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा बाबा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विधि से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ बाबा। हाँ। और फिर
अघोरी ने कुंड में आग लगाकर विधि करना शुरू किया। विधि करते करते अघोरी ने बॉबी के सिर को काले कपड़े से ढक दिया और कहा, अपनी आंखें बंद रखना, जब तक मैं नहीं कहता आंखें नहीं खोलना, वरना विधि भंग हो जाएगी। फिर अघोरी बॉबी के चारों तरफ घूमने लगा और उसके पीछे जाकर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गाड़ दी। ये देख बॉबी जोर से चीखा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? आजादी, आजादी दी है तुमने मुझे, अब मेरी जगह तुम यहाँ कैद रहोगी। अब ये जंगल ही तेरा घर है। और अघोरी अदृश्य होने लगा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, रुको। अब इंतजार कर तेरे जैसे ही किसी अगले मुसाफिर का। नहीं, नहीं, नहीं। बुरा ना मानो, होली है। ये कहानी है औरंगाबाद शहर की। औरंगाबाद में किशोर रघुनंदन सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहता था। किशोर एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स थी। ऑनलाइन चैटिंग के जरिए किशोर बहुत सारी लड़कियां जाल में फंसाता था और उनके साथ एंजॉय करता था। एक रात की बात है, किशोर अर्पिता नाम की लड़की से कॉल पर बात कर रहा था। क्या यार अर्पिता, चैट और कॉल कर करके मैं बोर हो गया हूँ। कल रंग पंचमी की छुट्टी है, अच्छा मौका है, आ जाओ फ्लैट पर। ठीक है, कल तुम्हारी सोसाइटी के बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। ये सुनकर किशोर खुश हो गया। हाँ हाँ, आ जाओ, मुझे बस तुम्हारे रंग में रंगना है। तुम्हारे सिवाय मैं किसी से रंग नहीं लगवाऊंगा। चलो मिलते हैं कल, गुड नाइट। ऐसा कहकर किशोर सो गया। दूसरे दिन की सुबह हुई। किशोर नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गया। तभी उसका मोबाइल बजा। हाँ अर्पिता, बस 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर बाहर आया तो सोसाइटी के बच्चे होली खेल रहे थे। ये किशोर भैया को रंग लगाओ रे। ये सुनकर किशोर घबरा गया और उसने बच्चों से झूठ कहा। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे रंगों से एलर्जी है, प्लीज मुझे रंग मत लगाओ। क्या भैया, सारा मूड खराब कर दिया। ये चलो रे, किसी दूसरे को पकड़ते हैं। ऐसा कहकर बच्चे निकल गए और किशोर भी सोसाइटी के बाहर आया, लेकिन अर्पिता वहाँ थी ही नहीं। कमाल है, अर्पिता तो यहाँ है ही नहीं। किशोर ने अर्पिता को कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। किशोर परेशान खड़ा सोचने लगा कि तभी उसे उसके कॉलेज फ्रेंड सैम का फोन आया। हेलो, हाँ बोलो सैम। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली सैम, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू आ रहा है ना आज मेरे यहाँ? एंजॉय करेंगे। हाँ, शाम को आता हूँ तुम्हारे फ्लैट पर। अरे यार शाम को नहीं, अभी आ जाना। पिछली साल की तरह और कोई नई आंटी पकड़ लेंगे रंग लगाने के बहाने। याद है ना पिछले साल वाला रेशमा आंटी का कांड, कैसे जबरदस्ती रंग लगाया था उनके फ्लैट में घुसकर। वह कैसे भूल सकता हूँ यार, कितना जोरदार चाटा पड़ा था मुझे। वैसे वो रेशमा है कहाँ? उस दिन के बाद जैसे गायब सी हो गई। किशोर ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक कॉल कट हो गया। किशोर ने दोबारा सैम का नंबर ट्राई किया, लेकिन सैम का मोबाइल स्विच ऑफ था। अब इससे क्या हो गया? तभी अचानक किशोर की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। किशोर झट से पीछे मुड़ा तो पीछे अर्पिता खड़ी थी। क्या यार अर्पिता, कितना डर गया मैं। कहाँ गायब थी तुम? अब सारी बातें यही करनी है या ऊपर फ्लैट में भी जाना है? हाँ हाँ चलो, मेरे गाल कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों लिफ्ट से होते हुए फ्लैट के अंदर पहुंच गए। तुम्हारी पिचकारी तैयार है ना? आज जमकर होली खेलनी है हमें। ये सुनकर किशोर उतावला बन गया और अर्पिता की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसका मोबाइल बजा। यह सैम भी ना? एक मिनट अर्पिता। हाँ सैम बोल। व्हाट? कब? कैसे?
किशोर ने जब कॉल कट किया तब वो काफी सदमे में था। क्या हुआ? अर्पिता, मैंने तुम्हें सैम के बारे में बताया था ना, उसकी सोसाइटी से कॉल था। सैम का मर्डर हो गया है, पता नहीं कैसे। 5 मिनट पहले तुमसे बातें कर रहा था वो। तभी अचानक किशोर के गाल पर जोर जोर से खुजली होने लगी और किशोर बेहाल हो गया। ये क्या हो रहा है यार, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वॉशरूम में गया और जैसे ही उसने आईने में देखा उसकी सांसें रुक गई। उसका पूरा चेहरा खून से रंगा हुआ था। खून? खून कैसे? तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी, बुरा ना मानो, होली है। कौन? अर्पिता, क्यों मजाक कर रही हो? दोस्त मरा है मेरा, चेहरे से खून बह रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अर्पिता नहीं, रेशमा। ऐसा कहकर एक भयानक भूतनी वॉशरूम में आ गई जिसका चेहरा खून से रंगा हुआ था। अर्पिता, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं अर्पिता नहीं, रेशमा हूँ, रेशमा। वही रेशमा जिसे 1 साल पहले सैम और तुमने मिलकर फ्लैट में घुसकर जबरदस्ती रंग लगाया था। उसी रेशमा का भूत हूँ मैं। अर्पिता का रूप लेकर तुझे तबाह करने आई हूँ। रेशमा आंटी, तुम मर चुकी हो? हाँ, मेरा पति मुझ पर शक करता था। तुम रंग लगाकर चले गए और उससे गलत फहमी हो गई। उसने मुझे मार मार कर मेरी जान ले ली। उसे और सैम को तो निपटा दिया मैंने। अब तुम्हारी बारी है। आंटी, माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन रेशमा नहीं मानने वाली थी। उसने किशोर को पकड़ लिया और अपने लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत बाहर निकालकर किशोर को नोच खाया और लहूलुहान करके मार डाला। रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिला बहन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकी बेन का टॉर्चर सह ना पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकी बेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकी बेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, आप बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकी बेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है।
मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़ी का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम धोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकी बेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकी बेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकी बेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तो यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी? रुक, रहम दिख रहा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है।
कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए हो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। भूतनी का प्यार। राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा के ले रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूकने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम। ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा।
तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है। उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। वो इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया और किसी को पता नहीं चले, इसलिए सड़क के पास ही दफना दिया। मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। खंजर वाली भूतनी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने खंडहर में एक भूतनी रहती थी। वो भूतनी लोगों को डराकर मारा करती थी। उसे ये करने में बड़ा ही मजा आता था। कितने बेवकूफ होते हैं ये इंसान। डरपोक कहीं के। जरा सी फूंक मारो और हवा में फुर। भूतनी कई सालों से लोगों को डराकर मारती रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होने लगी और अब ये कमजोर हो गई थी और किसी को भी मार नहीं पाती थी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। काला साया, शैतानों के देवता, मेरी मदद करो। भूतनी के पुकारने पर शैतानों का देवता काला साया उसके सामने आ जाता है। तो चाहे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन सकती है। कैसे काला साया, बताओ मुझे। काला साया एक खंजर भूतनी को देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। ये क्या किया तुमने साया? इस खंजर पर तुम्हारा खून लग गया है। अब तुम जिस भी इंसान को इस खंजर से मारकर उसका खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। पर याद रहे, ये खंजर तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। हाँ, मैं ये याद रखूंगी साया। तुम फिक्र मत करो। मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी। उसी रात अनिल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो ठंड से कराह रही होती है। अरे माई, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों बैठी हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं। मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अनिल को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। माई, आप मेरे घर चलो। कल मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। भला हो तेरा बेटा, चल। अनिल उस बूढ़ी औरत को अपने घर लाता है और दरवाजा बंद करता है। माई, तुम्हें भूख लगी होगी ना,
तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। बूढ़ी औरत जो झुककर खड़ी थी एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है और एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहती है, भूख? भूख तो लगी है बेटा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पीऊंगी तेरा खून। वो औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो उस खंजर से अनिल की गर्दन पर वार करती है और उसका सारा खून पी जाती है। अब मैं बन जाऊंगी और भी शक्तिशाली। वो भूतनी अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद घर में अनिल का भाई विजय उसकी लाश देखता है और रोने लगता है। ये जिसने भी किया है, मैं उससे जरूर बदला लूंगा भैया। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी और वो खून पीने वाली चुड़ैल का कहर पूरे शहर में बढ़ गया। सभी उसे खंजर वाली चुड़ैल के नाम से जानने लगे। वो भेष बदलकर लोगों से मदद मांगती। मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ माँ जी, चलिए। माँ जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो आगे जंगल है घना। जंगल है तभी तो तेरा खून मजे से पी पाऊंगी। भूतनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस औरत के गले पर वार करके उसका सारा खून पी जाती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ाती है। शहर में अब कोई किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचता था। किसे पता कब खंजर वाली रूप बदलकर वार कर दे। विजय को यकीन हो जाता है कि उसके भाई का खून भी खंजर वाली ने ही किया है। वो एक बाबा के पास जाता है और इस समस्या का हल पूछता है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से भूतनी के बारे में पता लगाते हैं। उसके जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है ताकि उसे इस दुनिया से जाना ना पड़े। बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है, मैं अपनी तंत्र विद्या से उस भूतनी को यहाँ बुला सकता हूँ, पर तुम्हें उस खंजर से उस भूतनी पर वार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का खून उसने पिया है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से उस भूतनी को बुलाते हैं। क्यों रे बाबा, तू कब से इतना ज्ञानी हो गया जो मुझ जैसी शक्तिशाली भूतनी को बुलाने की हिम्मत कर ली? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? देख, तेरी मदद करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस लड़के का मृत शरीर चाहिए जिसमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं तंत्र विद्या के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया ताकि तू इसका सारा खून पी जाए। बहुत अच्छा काम किया बाबा तूने। आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विजय आंखें बंद कर जमीन पर पड़ा होता है। भूतनी उसके पास आकर उसका खून पीने के लिए जैसे ही खंजर उठाती है, बाबा मंत्र पढ़कर राख उसके चेहरे पर फेंकता है। बाबा, ये क्या किया तूने? बच्चे, ये क्या किया तूने? विजय भूतनी से खंजर छीनकर उसके गले पर वार करता है और भूतनी के शरीर से जितने भी लोगों का खून पिया था सब बहने लगता है और वो भस्म हो जाती है। इसी तरह विजय बाबा के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। राज आंचल अपनी जवान पागल बेटी सना के साथ पूना में रहती थी। बहुत सालों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था और पति निखिल से उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी और सना के सारे अधिकार मिल गए थे। निखिल को सना से बहुत प्यार था, लेकिन कोर्ट में वो आंचल के सामने टिक नहीं पाया और सना के सारे अधिकार आंचल को मिल गए और निखिल गुस्सा हो गया।
ये बात 20 साल पुरानी है। आज सना 25 साल की है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल 5 साल की सना जैसी हैं। सना रात रात भर रोती रहती है या फिर बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती है। सना, चुप हो जा बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। अब हंसो मत, रात है अभी, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। समझने दो, मैं अभी छोटी हूँ और छोटे बच्चे होते ही हैं पागल। छोटे बच्चे पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। 25 साल की अपनी जवान बेटी की ये हालत देखकर आंचल को रोना आ गया। सना बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन में वो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड थी। एक दिन आंचल से मिलने के लिए उसकी यूएस वाली सहेली इशिका आई थी। सना की हालत देखकर वो बोली, बचपन में तो सना ऐसी नहीं थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है इशिका, सुनाओ ना, तुम्हारा दर्द भी हल्का हो जाएगा। सना 5 साल की थी तब। मम्मा, मैं बोर हो गई हूँ, पापा के पास जाना है। नहीं, बोर हो गई हो तो हम कुछ दिन शहर से बाहर फार्म हाउस में रहेंगे, लेकिन पापा के पास नहीं। ये हम फार्म हाउस जाएंगे। सना भागती हुई अपने कमरे में गई और उसने अपने पापा निखिल को कॉल किया। पापा पापा, मम्मी मुझे फार्म हाउस लेकर जा रही है। दूसरे दिन सना को लेकर आंचल कार से फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस में आते ही उसे निखिल का कॉल आया। हेलो, मेरी बेटी ने बताया मुझे तुम फार्म हाउस आई हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें वहाँ चैन से रहने नहीं दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हेलो हेलो हेलो। आंचल डर गई थी क्योंकि निखिल किसी भी हद तक जा सकता था और हुआ भी वही। उसी रात से आंचल के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। फार्म हाउस का केयरटेकर बिना कुछ बताए गायब हो गया। आधी रात में जब आंचल सना के कमरे के सामने आई तो अंदर से उसने सना के हंसने की आवाज सुनी। मुझे छोड़ो, अरे बाबा किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ो ना। आंचल ने खिड़की से अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। अंदर सना एक ऐसी लड़की के साथ खेल रही थी जो बिल्कुल सना के जैसी दिखती थी। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। क्योंकि मैं भी सना हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया और वो सना का गला घोटने लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। आंचल डर गई और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में गई, लेकिन अंदर उसे एक और झटका लगा। अंदर कोई लड़की नहीं थी और सना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कौन थी वो लड़की? फार्म हाउस बहुत सालों से बंद पड़ा है, कहीं भूत फूत का तो कोई चक्कर नहीं। केयरटेकर बता सकता था, लेकिन वो भी गायब है। कहीं निखिल सना के साथ कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहा, या फिर ये मेरा भ्रम है। आंचल सना को उठाकर अपने कमरे में ले आई और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन आधी रात में आंचल की अचानक आंख खुली। सना के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सना तो उसके साथ उसके बेड पर सोई हुई थी। सना यहाँ है तो वहाँ कौन है? आंचल भागती हुई इस कमरे में पहुंची तो वहां भी एक सना बिस्तर पर रो रही थी। मम्मी, पापा की याद आ रही है, मुझे पापा के पास जाना है। आंचल भागती हुई अपने कमरे में आई तो सना चुपचाप सो रही थी। आंचल फिर से उस कमरे में भागी तो वहां वो दूसरी सना थी। पापा, पापा को। कौन हो तुम?
कौन हो? मेरी बेटी जैसी कैसे दिखती हो? आंचल का ये सवाल सुनकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया। आंचल डर गई। मम्मी, मैं सना हूँ। तभी आंचल को उसके कमरे से सना के रोने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। जाओ, बचाओ मुझे कोई उठाकर ले जा रहा है। आंचल कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, लेकिन बिस्तर पर सना नहीं थी। आंचल खड़ी खड़ी देख रही थी कि तभी पीछे से झट से किसी ने उसे पकड़ लिया। आंचल जोर से चीख पड़ी। ये मम्मी डर गई, मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। आंचल ने सना को उठा लिया और वो फिर से उस दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। ये लड़की कहाँ गई? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपके पास हूँ। उस रात मेरे साथ 2 सना खेल रही थी और अचानक एक सना गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। जो सना मुझे मिली उस सना को लेकर मैं उसी रात शहर वापस लौट आई और तब से सना की पागलों जैसी हरकतें शुरू हुई। हॉरिबल। तभी सना वहां आई। आंटी, मम्मा कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ ना। सना, अंदर जाओ बेटा, मुझे आंटी से बात करनी है। सना अंदर चली गई। हॉरिबल वो नहीं है जो तुमने अब तक सुना। हॉरिबल वो है जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। मतलब उस रात फार्म हाउस में 2 सना थी। एक मेरे कमरे में सो रही थी और एक उस कमरे से मुझे डरा रही थी। और अचानक मेरे कमरे में सो रही सना गायब हो गई। पता है उसे किसने गायब किया था? किसने? केयर टेकर की मदद से निखिल ने उसे गायब किया था। और आज वो सना निखिल के साथ लंदन में है। वही मेरी असली सना है। ये देख उसकी फोटो। आंचल ने इशिका को एक फोटो दिखाई जिसमें 25 साल की सना निखिल के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ी थी। फिर ये सना कौन है जिसे तू उठा कर लाई और जिसके साथ तू 20 सालों से रह रही है? मुझे भी नहीं पता ये सना कौन है जिसे मैं 20 सालों से संभाल रही हूँ। ये सुनकर इशिका वहीं बेहोश होकर गिर गई। लोनावला एक ऐसी जगह है जहां मुंबई की भीड़ से छूटकर चैन की सांस ली जा सकती है। ऊंचे पहाड़, हरी और गहरी वादियां, शांत सफेद कोहरा। हर साल कई लोगों को अपने पास बुलाता है लोनावला। विकास और रश्मि अपनी कार से लोनावला आ रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार कोहरा काटती हुई मानो लोनावला को चूमने आ रही थी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हो और कार एक काफी पुराने रिजॉर्ट के सामने रुक गई। रिजॉर्ट अतिथि। पीछे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स थे, हम वहाँ भी तो ठहर सकते थे। अरे मुंबई से जो आएगा वो वहीं ठहरेगा। भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा। हमें यहाँ एकांत मिलेगा। शादी के 7 साल बाद भी तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। मैंने सोचा नहीं था। विकास मुस्कुराया और फिर दोनों रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही दोनों को जोरदार झटका लगा क्योंकि अंदर होम हवन चल रहा था। काफी सारे पंडित बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? रिजॉर्ट के स्टाफ ने विकास और रश्मि को घेर लिया। दोनों डर गए। What is this? एक पंडित उठकर आगे आया। उसने विकास और रश्मि के माथे पर उंगलियां रखकर मंत्रोच्चारण किया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि में आपका स्वागत है। विकास कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैनेजर बोला, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सर और मैडम को उनके कमरे में ले जाओ।
स्टाफ के एक आदमी ने दोनों का सामान उठा लिया। विकास और रश्मि बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गए। पंडित जी, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद ये मुंबई से ना हो, लेकिन इनकी कार की पासिंग तो मुंबई की ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इधर विकास और रश्मि कमरे में बातें कर रहे थे। अजीब लोग हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रश्मि, डोंट वरी, पुराना रिजॉर्ट है, लोग भी पुराने ख्यालों के ही होंगे ना। हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है। चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और घूमने चलते हैं। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विकास और रश्मि खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर काफी सारी भीड़ गेट के बाहर खड़ी चीख रही थी। गेट बंद था और रिजॉर्ट का स्टाफ उस भीड़ को रोक रहा था। भागो यहाँ से, तुम लोग मरे हुए हो, भागो। हमें अंदर आने दो हमें। अचानक वो आदमी अजीब आवाज में चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होता चला गया। उसका पूरा बदन फूटने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ के शरीर से भी खून टपकने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम। भीड़ भयानक तरीके से चीखने लगी। देखते ही देखते नजारा इतना भयानक हो गया। मैंने कहा था ना तुमको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलते हैं यहाँ से। रश्मि, डरो मत, मैं हूँ ना, तुम रुको यही, मैं देख कर आता हूँ। विकास मैनेजर को जाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है, हमें कोई बताएगा? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें रुकना ही नहीं यहाँ, हम जा रहे हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? कौन रोकेगा हमें? आप? मैं नहीं, उन मरे हुए लोगों की भीड़ जो बाहर रिजॉर्ट को घेर कर बैठी है। आप मुंबई से आए हैं ना? हाँ, लेकिन बात क्या है, कौन थे वो लोग? दरअसल आज सुबह मुंबई और लोनावाला के बीच जो पहाड़ है वो अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिसके नीचे सैकड़ों लोग दबकर मर गए। वो सब उन्हीं लोगों की भूत है जो रिजॉर्ट में घुसना चाहते हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए सुबह से होम हवन चल रहा है यहाँ ही नहीं, लोनावाला के सभी रिजॉर्ट में किसी को एंट्री नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो? रास्ते में हमें तो कोई पहाड़ नहीं मिला गिरा हुआ। वैसे कुछ हुआ होता तो हम यहाँ तक पहुँचते कैसे? हम भी पहाड़ के नीचे गिरकर मर जाते ना, क्योंकि हम भी तो सुबह ही निकले थे मुंबई से। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें वो जानना भी नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। विकास अपने कमरे में आया तो कमरे में रश्मि नहीं थी। विकास ने बाहर देखा तो रश्मि बाहर रिजॉर्ट का गेट खोलकर खड़ी थी। रश्मि, ये क्या किया तूने? वो घायल थे, बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे रो रहे थे, अंदर आना चाहते थे। वो कौन? रश्मि ने हाथ उठाकर विकास को दिखाया। विकास ने गेट के बाहर देखा तो बाहर से अंदर काफी सारे भयानक भूत रोते चीखते चिल्लाते बीवी बच्चों के साथ अंदर रिजॉर्ट में भाग रहे थे। अचानक रश्मि बेहोश हो गई। विकास ने रश्मि को संभाला और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हुए भूतों को देखता रहा। सारे भूत अंदर चले गए। विकास ने झट से रश्मि को कार में डाला और कार मुंबई की तरफ घुमाई। रश्मि बेहोश थी। विकास कोहरे में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि को होश आ गया। रश्मि, डोंट वरी, हम बच गए हैं। रिजॉर्ट में रहते तो मर जाते। रश्मि मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। विकास ने सामने एक पहाड़ देखा जो गिरा हुआ नहीं था, बहुत बड़ा और मजबूती से खड़ा था। पहाड़ देखकर विकास भी रश्मि के साथ गाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और अचानक पहाड़ थरथराया, मानो भूकंप हो रहा हो। विकास और रश्मि हंसते हुए अपनी ही धुन में गा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पहाड़ के नीचे पहुंची, पहाड़ फिसलकर कार पर गिरा और विकास, रश्मि
हमेशा हमेशा के लिए सुहाने सफर में खो गए। भूतनी की शादी। एक शहर में एक मॉल था। किसी कारणवश वो 2 साल से बंद था। उस मॉल में एक भयानक भूतनी रहने आई थी। लगता है मेरी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। मुझे काली रानी की आराधना करनी पड़ेगी। भूतनी दिन रात आराधना करके काली रानी को प्रसन्न करने में जुट जाती है। रात को काली काली, दिन को काला काला, काली रानी के नाम की जपती हूँ मैं काली माला। 2 महीनों तक आराधना करने के बाद काली रानी प्रसन्न होती है और भूतनी को दर्शन देती है। रात रहेगी काली, दिन भी होगा काला। बोल काली रानी की तू क्यों जपती है माला? हे काली रानी, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा उपाय बता कि मैं जवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, तू शादी कर ले, किसी भूत से नहीं, इंसान से। शादी की पहली रात उसे मार देना, तू फिर से जवान हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। ठीक है रानी, अपना काला साया ऐसे ही मुझ पर कायम रखना। काले साम्राज्य की जय हो, जय हो। आशीर्वाद देकर काली रानी चली जाती है और भूतनी दूल्हा ढूंढने में लग जाती है। क्या यार राहुल, तू शादी कब करेगा और हमें पार्टी कब देगा? कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी चिंता मैं दूर किए देता हूँ। मोबाइल दे अपना। ये ले, मैंने इसमें एक डेटिंग ऐप डाल दिया है और तेरी प्रोफाइल भी बनवा दी है। देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे यार, ये देख, कोई ईशा नाम की लड़की है, उसका मैसेज आया है और उसने मुझे डेट पर भी बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सिटी मॉल। अरे भाई, फिर तो तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी वहाँ। वो सिटी मॉल तो 2 साल से बंद पड़ा है। मैं अभी निकलता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सिटी मॉल पहुंचता है। मॉल के सामने ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। हाय ईशा। नहीं, मैं शादी से पहले किसी भी मर्द को नहीं छू सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने मुझे इस मॉल में क्यों बुलाया है? हम किसी बड़े से होटल में मिल सकते थे। ये मॉल मेरे पिताजी का है। होटल में बहुत शोर रहता है, लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अंदर चलते हैं। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल बंद क्यों है? मेरे पिताजी के बहुत सारे बिजनेस हैं। वो अकेले इस मॉल को नहीं संभाल सकते, लेकिन अब ये मॉल फिर से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए जो मुझसे शादी करेगा ये मॉल उसे ही मिलेगा। सच में? मुझे घुटन हो रही है। अब मैं ज्यादा देर इस नकली रूप में नहीं रह सकती। मुझे जल्द ही इसे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। क्या सोच रही हो ईशा? मुझसे शादी करोगे राहुल? ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और ईशा के दोनों हाथों को थाम लेता है। हाँ ईशा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या किया तुमने राहुल? क्या हुआ? राहुल के हाथ पकड़ते ही ईशा भूतनी के रूप में आ जाती है। ईशा का ये रूप देखकर राहुल कांपने लगता है। भूत, भूत। हाँ, मैं भूत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भागने लगता है। बाहर आकर कार से तेजी से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद बच गया। तभी उसे आवाज आती है, राहुल। राहुल देखता है तो उसके बगल में भूतनी बैठी होती है।
राहुल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी कार एक ट्रक को टकरा जाती है। भूतनी हंसते हुए आसमान में उड़ जाती है। इस प्रकार डेटिंग ऐप से भूतनी बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसाती और उनके मना करने पर उन्हें मार देती है। एक दिन सुशांत नाम का लड़का भूतनी से मिलने आता है। भूतनी रूप बदलकर उसे मिलती है। हाय ईशा। सॉरी, मैं शादी से पहले गैर मर्द को नहीं छूती। मुझे पता है तुम ईशा नहीं भूतनी हो। ईशा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर भी तुम मुझसे डरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुंडली में दोष है। जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो उसी दिन मर जाएगी, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने में डरती है। तो तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं, शादी से पहले पंडित जी एक यज्ञ करेंगे जिसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, फिर हम शादी कर सकते हैं। फिर तुमने ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। और वैसे भी उनसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुमसे शादी करूंगा तो मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लगता है बड़ा लालची है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आज रात को ही शादी करेंगे। तुम पंडित को लेकर आ जाना। रात होती है। मॉल में शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। पंडित बड़ा सा यज्ञ करता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अभी यह जल कन्या को प्राशन करवा दीजिए, जिससे कन्या संकट मुक्त हो जाएगी। ये लो, पियो इसे। इसे पीने से सारा खतरा टल जाएगा और फिर हम शादी करके नया जीवन आरंभ करेंगे। बेवकूफ कहीं का, इसे पता नहीं शादी के बाद तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। भूतनी वो जल पी लेती है। जल पीने के बाद वो जलने लगती है। ये क्या? मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मुझे धोखा तो तुमने मेरे भाई को दिया था। कौन हो तुम? मैं उसी राहुल का भाई हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं उन सारे लड़कों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह सुशांत की होशियारी की वजह से भूतनी के सारे काले इरादे नाकाम हो जाते हैं। भूतनी जल के मर जाती है और शहर से खतरा टल जाता है।